डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो आइए देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वही सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये द सब्सटेंसेस विच आर परफेक्टली इंसुलेटर्स at 0 Kelvin but conduct electricity at room temperature are called as semiconductors। तो इन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर विच आर इंसुलेटर एट 0 केल्विन बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं जो आपको समझने हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको देखना है कि इनमें क्या फ़र्क है। इंट्रिंसिक जो होते हैं सेमीकंडक्टर जो थर्मल डिफेक्ट की वजह से, थर्मल मीन्स हीटिंग, थर्मल डिफेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू थर्मल डिफेक्ट्स, तो वो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अगर ये थर्मल डिफेक्ट्स की वजह से कर रहे हैं, हीटिंग की वजह से, तो वो हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर वो हीटिंग ना होकर किसी इम्प्योरिटी की वजह से, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड भी की जाती है कई बार, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये फिर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एन टाइप और एक होते हैं पी टाइप। तो आपको समझना है कि एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है। तो अभी मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया, इंट्रिंसिक विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू थर्मल डिफेक्ट, और ये है एक्सट्रिंसिक विच आर ड्यू टू इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये टू टाइप्स हैं। इसी के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये एन टाइप और पी टाइप क्या है। उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स डालना बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटी। उसमें थोड़ी सी बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग हमें करना पड़ता है, कुछ इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है, तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। तो वो देखना है कि किस टाइप की इम्प्योरिटी डालेंगे तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप या पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप जरूर समझना है। तो पहले हम इसमें एन टाइप ही कर लेते हैं कि इसमें देखिए कि किस तरह के सब्सटेंसेस में किस तरह की इम्प्योरिटीज़ हम डालने लगे हैं। अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स लेते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वगैरह होते हैं, दे आर डोप्ड विद ग्रुप 15 इम्प्योरिटीज़। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज़ उसमें ऐड कर दें। ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह हैं। तो ये जो 14 ग्रुप है इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप 15 के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 मतलब उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये वाली इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लग जाता है उसके अंदर। नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करने लगेगा तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स को, जिसको हम जनरली जिसमें इम्प्योरिटी डालते हैं, इफ़ दे आर डोप्ड विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, तो देन दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं पी टाइप। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें अगर आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स की अगर आप इम्प्योरिटी उसमें डालते हैं, डोपिंग करते हैं, ग्रुप 13 में जैसे इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट शेल में 3, मतलब उससे कम होगा तो एक नेगेटिव चार्ज कम होगा तो एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होती है।
तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे इनको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते थे, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं इसको। तो इससे जो इस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोलेंगे पी टाइप। और 14 में अगर 15 डालते हैं तो उस टाइप का सेमीकंडक्टर जो बनता है एन टाइप बनता है। देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिस तरह से आपको ये आता है कि व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विद, सपोज आपको फास्फोरस दिया जाता है कि सिलिकॉन इज डॉप्ड विद फास्फोरस। तो आपको पता है कि सिलिकॉन 14 ग्रुप का मेंबर है और 15 ग्रुप का ये है, तो ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप का सेमीकंडक्टर जो बनेगा वो एन टाइप होगा। इस तरह से अगर आप इसमें क्वेश्चन करते हैं सिलिकॉन डॉप्ड विद बोरोन, बोरोन जो है वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो सिलिकॉन में अगर बोरोन की इम्प्योरिटीज से उसको डोपिंग करेंगे तो एक कम होगा इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट करेगा। तो उस टाइप से जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बात यहाँ पे ये जरूर याद रखें, सिलिकॉन डॉप्ड विद बोरोन और बोरोन डॉप्ड विद सिलिकॉन ये एक ही बात नहीं है। अगर सिलिकॉन डॉप्ड विद बोरोन आता है तो वो आपको पता है कि ये 13 ग्रुप है, तो ये बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और बोरोन डॉप्ड विद सिलिकॉन है, बोरोन 13 ग्रुप से है और सिलिकॉन जो है वो 14 ग्रुप से है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो इस केस में बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो बताना है आपको कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके लिए आपको ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स के नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में आता है, तभी आप बता पाओगे कि वो सेमीकंडक्टर एन टाइप बनता है या पी टाइप। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ही एन टाइप और पी टाइप होते हैं और ये इम्प्योरिटी ऐड करने से होते हैं, और इम्प्योरिटी ऐड करना जो है उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और एन टाइप और पी टाइप के एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसमें ये डोप करें तो फिर वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो आपको जस्ट बताना होता है कि ये एन टाइप है या पी टाइप है, और वो इजीली पता चल सकता है अगर आपको एलिमेंट्स पता हों कि 14 ग्रुप में कौन कौन से हैं, 15 में कौन से हैं और 13 में कौन से हैं, तभी इसका आंसर जो है आप दे पाएंगे। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। उसका एक सिंपल आंसर है कि बाई डोपिंग, कि हम डोपिंग कर देते हैं तो उसमें जो डिफेक्ट पैदा होता है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, या तो नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होती है या पॉजिटिव होल की मूवमेंट होती है, तो उससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और बाई हीटिंग से भी डिफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, उससे भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ ही होती है। तो सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि ज़्यादातर वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादातर बात की जाती है, क्योंकि उनको सेमीकंडक्टर बनाना इजी होता है। और ये एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इस तरह के कई, ये तो सिंपल एलिमेंट हैं, कुछ बाइनरी एलिमेंट्स भी होते हैं कि उसमें दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उस तरह से के कंपाउंड को भी सेमीकंडक्टर्स में आप यूज़ करते हैं। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है कि 12-16 कंपाउंड्स और एक होते हैं 13-15 कंपाउंड्स। तो 12-16 कंपाउंड्स में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये ZnS इसका एग्जांपल है। इसमें जो जिंक है वो 12 ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, और सल्फर जो है वो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड बनेगा, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज 12-16 कंपाउंड। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 13-15 का। 13 का जैसे आप अल्मोनियम ले लेते हैं और इसका फास्फोरस ले लेते हैं, तो ये जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम फास्फाइड, ये होगा एग्जाम्पल 13-15 ग्रुप का। इनको भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 12 के साथ हम 16 क्यों ले रहे हैं और 13 के साथ 15 क्यों ले रहे हैं। तो 12 इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके 6 होंगे, तो टोटल 8 हो जाएंगे। जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, तो पर एलिमेंट वो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हो जाते हैं, जस्ट लाइक ग्रुप 14 एलिमेंट। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि 13
और 15 इसके लास्ट में 3 होंगे, इसके 5 होंगे, तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो पर एलिमेंट जैसे वो 4 आ जाता है तो वो भी उसी तरह से हो जाता है। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन 12 का 16 के साथ ही होता है और 13 का 15 के साथ भी होता है। तो ये बाद में जब आप NCERT क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इनका जिक्र होता है। उसके अलावा आप इसमें एप्लीकेशंस इनकी सेमीकंडक्टर्स की भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में डायोड सुना होगा, N और P टाइप का जैसे कंपटीशन हो जाता है, एज ए रेक्टिफायर उसमें यूज़ करते हैं। और आपने फिजिक्स में सुना है ट्रांजिस्टर, जो PNP या NPN का ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाता है, या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसकी एप्लीकेशंस होती है सेमीकंडक्टर की। तो फिजिक्स में एप्लीकेशंस का वाला पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो भी आपको कहीं बुक से रीड कर लेना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें आता है रहीनियम ऑक्साइड के बारे में, ReO3, कि इसकी जो कंडक्टिविटी और अपीयरेंस है दैट इज़ सिमिलर टू कॉपर। कॉपर जो मेटल है उस जैसे ही कंडक्टिविटी और अपीयरेंस ये भी रखता है, तो ये भी कहीं 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कितने टाइप के हैं और डोपिंग क्या है, और इसमें जो मेन जो क्वेश्चन है वो N टाइप या P टाइप बताने का है। और ये 12, 16 और 13, 15 भी एक NCERT क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस भी आपको ज़रूर पढ़नी है और रहीनियम ऑक्साइड के बारे में भी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेमीकंडक्टर के बारे में रीड करनी है। तो आगे हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो देखते हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं उनकी कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक तो हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पर जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होंगी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आगे देख लेते हैं कि उसके बेस पर हम सॉलिड्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक तो होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या हैं? विच एलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। तो वो जो सॉलिड्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से गुजर सकती है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो सभी मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें मेटल्स आप कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम कुछ भी ले सकते हैं। द सॉलिड्स विच एलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड एज conductors, and the solids which almost do not allow the electricity to pass through them are called as insulators। तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर के एग्जांपल आप क्या देंगे? आप ये रबर, प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, तो इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और जो सेमीकंडक्टर हैं whose कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब वो कंडक्टर की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं और इंसुलेटर की तरह वो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते। तो whose कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, जिसके एग्जांपल आपने सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह पढ़े थे। एक बात आपको याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं जनरली जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दे मे बी ड्यू टू द इम्प्योरिटी और डिफेक्ट्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। और एक बात आपको ये भी लर्न करनी है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिफेक्ट्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए एक पाथ मिलता है। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज़ ड्यू टू द इंक्रीज़ इन डिफेक्ट्स। लेकिन अगर आप मेटल की बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेटल की कंडक्टिविटी तो होती है डिक्रीज़। तो उसका रीज़न हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं जिसकी वजह से हम सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इसमें ये ज़रूर याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज़, लेकिन मेटल की होती है डिक्रीज़।
तो आगे देख लेते हैं सॉलिड्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सॉलिड्स का बिहेवियर कैसा रहता है, मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं या किस तरह से बिहेव करते हैं। तो उस बेस पर हम देखते हैं कि सॉलिड्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं। तो एक तो होते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा रिपेल होते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि आप इनमें जो होता है सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो अगर आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन बनाते हैं और देखते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हैं, तो वो अगर सभी कोई भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलेंगे डायामैग्नेटिक। इसके एग्जांपल भी आप लर्न कर सकते हैं, NaCl, TiO2 एट्सेट्रा होते हैं, तो वो हो गए डायामैग्नेटिक। और आगे देखते हैं पैरामैग्नेटिक। तो देखिए पैरामैग्नेटिक जो होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होंगे पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल एक जो है आपने ऑक्सीजन पढ़ा होगा +1 में जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते थे। तो ये पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये कोई भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं, मतलब इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आगे देखते हैं, एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं और परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको मतलब कि ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वही होते हैं फेरोमैग्नेटिक। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह जो होते हैं इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज करना पॉसिबल होता है, तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और आगे होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरो जो मैग्नेटिक होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी होते हैं, लेकिन उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, फिजिक्स में ये टर्म आती है मैग्नेटिक मोमेंट, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर देखने के लिए उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है। तो वो कैसे होता है कि अगर उसके पास काफ़ी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन उनका जो अलाइनमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जितनी इनकी मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव में होती है उतनी ही वो नेगेटिव में भी होती है। ये ऊपर 2 होगी, 3 होगी, ये इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ये, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गई वो क्या होगी, 0 होगी। इसका एक एग्जांपल जो है मैग्नीज ऑक्साइड है। तो इस टाइप से एक और होता है यहाँ पर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें जो इसकी डेफिनेशन थी वो 0 की जगह बस आ जाएगा स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी कम होती है और 0 नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर काफ़ी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक पॉजिटिव स्पिन वाला, एक नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा कि जितने पॉजिटिव हैं 1 2 3, नेगेटिव उससे कम है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल हो जाएगी और वो पूरी की पूरी कैंसिल नहीं होती है। इसका एक एग्जांपल जैसे कि ये आयरन ऑक्साइड जो Fe3O4 है वो हो सकता है। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये जिसमें स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट पाई जाती है, हालांकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी होते हैं। तो इसमें सारी जो पॉजिटिव स्पिन होती है वो नेगेटिव से सभी की सभी कैंसिल नहीं होती, कुछ बच जाती है। तो ये हो गए फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये दो ये जो हैं ये आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो आपको पहले से पता होगा। एक और चीज़ होती है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को हीट तक उसको हीट करते हैं तो वो अपना फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो लूज़ कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं
क्यूरी टेम्परेचर जहाँ पे नो फेरोमैग्नेटिज्म इज़ ऑब्जर्व्ड, उस टेम्परेचर तक अगर आप हीट करते हैं। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 850 केल्विन है। तो इस तरह से आपको ये एक डेफिनेशन जो है वो भी आपको करनी है। तो ये सॉलिड्स की थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जिसके मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर किस टाइप से है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये आपको लर्न कर लेनी है।